हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं अंतिम प्रहार की सीरीज पे चल रहा हूं और एम्प्लॉयर रिलेशंस एंड लेबर लॉस की अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 12 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं और दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे मैं आया हूं और देखते हैं जल्दी से फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इसके साथ डिटेल वीडियो भी देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हेल्पिंग हैंड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिटेल वीडियोस भी एक बार देख लीजिएगा। जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपको लग रहा है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इसके अंदर जरूर कवर अप हो जाएंगे, है ना। पर डिटेल वीडियो डिटेल की जगह है, इसलिए एक बार मैं उनको स्किप करने की सलाह नहीं देता। भले आप ये अंतिम प्रहार स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिटेल वीडियो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है ग्रीवियंस। ग्रीवियंस जरूर आएगा। ग्रीवियंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग दो मेरे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत राम और श्याम मेरे, जो हमेशा आते हैं, है ना। जो मतलब मेरे क्लास में भी 2-3 स्टूडेंट ऐसे, बोले बारिश हो रही हो कुछ भी हो रहा हो, वो हमेशा क्लास में जरूर आते हैं। इसी तरीके से ग्रीवियंस फंक्शन और कलेक्टिव बार्गेनिंग मेरे ऐसे प्रिय क्वेश्चन रहते हैं जो इस लोग में पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी अच्छा पेपर बनाना चाहता है तो ये 2 क्वेश्चन जरूर देगा, ठीक है। बाकी तो फिर प्रभु की इच्छा, खुदा की मर्जी, जो होना है वो तो होगा ही, ठीक है। तो ग्रीवियंस फंक्शन होता क्या? ग्रीवियंस इज बेसिकली द डिस्प्यूट और डिससेटिस्फेक्शन बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉय। यानी वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन होता है तो वो ग्रीवियंस कहलाता है। यही डेफिनेशन दी हुई होगी, डिससेटिस्फेक्शन और डिस्कंफर्ट अराइजिंग ऑफ द फैक्टर। अब ये किसी के भी कारण हो सकता है, इसके कारण भी पूछ लिए जाते हैं। किस कारण से हो जाता है डिससेटिस्फेक्शन? सबसे पहला हो सकता है मैनेजमेंट की पॉलिसीज के कारण। किस कारण से? मैनेजमेंट की पॉलिसीज के कारण डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इनकी कोई इनसे पॉलिसी थी, कोई वेजेस की पॉलिसीज हो सकता है, वेजेस रेट कम कर दिए हो, छुट्टियां कम कर दी हो, ओवर टाइम कम कर दिया हो, कैरियर प्लानिंग पे कोई जोर नहीं हो, रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है। ये सारी की सारी मैनेजमेंट की पॉलिसीज है। और सेकेंड किस लिए हो जाता है? सेकेंड पॉइंट ही नहीं दिया यहाँ पे, थर्ड 2 पॉइंट, ये सेकेंड है। ओ मेरी टेक्निकल टीम। हाँ, किस कारण से हो जाता है? वर्किंग कंडीशन के कारण हो जाता है। वर्किंग कंडीशन क्या होती है? जैसे कि कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं लिया गया है, ठीक है, और अनअवेलेबिलिटी होगी इक्विपमेंट की, गर्मी ज़्यादा लग रही है सर जहाँ पे खड़ा कर रखा है। मतलब कि ये वर्किंग कंडीशन से आदमी जब डिससेटिस्फाइड होता है, एक तो वो पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड हो सकता है, एक वर्किंग कंडीशन से, और एक तीसरा बॉस से डिससेटिस्फाइड हो सकता है, ठीक है। कोई टारगेट उसका ऐसा दे दिया हो और बॉस के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन बोलते हैं इसको, इसके साथ पुअर रिलेशनशिप विद द टीम मेंबर, autocratic leadership, poor relation with the seniors, conflict with the peers, सेम के साथ। तो these are the basic reason for the conflict or grievance arise in the industry। 3 जगह होता है, एक तो पॉलिसी खराब हो, एक वर्किंग कंडीशन सही नहीं हो, और तीसरा बॉस के कारण। आज मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं यहाँ पे, आउट ऑफ द बॉक्स, अपने कोर्स का नहीं है फिर भी सुन लो। 80% जनता जॉब इसलिए छोड़ती है कि वो बॉस से अनसेटिस्फाइड होते हैं। मीन्स के उनका बॉस जो होता है उनके साथ सही से बिहेव नहीं करता, इसलिए वो जॉब ज़्यादा छोड़ती है। कैरियर डेवलपमेंट के लिए 20% छोड़ती है। दिस इज द, और फैमिली रीजन भी एक 5-10% आप मान लो, मतलब 70% जो है ऑलमोस्ट बॉस के कारण जॉब छोड़ी जाती है, उनके ग्रीवियंस के कारण, ठीक है। बाकी जॉब कोई लीव करना पसंद नहीं करता। प्राइवेट में कोई भी जॉब छोड़ के कहीं दूसरी नौकरी तलाशना, कैरियर डेवलपमेंट होगा तो जाता है बंदा, नहीं हो रहा है तो वो फैमिली रीजन के कारण जा सकता है, कैरियर डेवलपमेंट, और तीसरा बॉस होता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ बॉक्स था, लेकिन ग्रीवियंस के कारण अपना टॉपिक आया। अब प्रोसीजर क्या है? देखो प्रोसीजर इतना सारा थ्योरी है, मैं आपको याद करवा देता हूँ। अब मैंने जब बोला याद करवा देता हूँ तो आपको खुशी तो बड़ी हुई होगी। अब याद क्या करना है सर? ग्रीवियंस हुआ, झगड़ा हुआ पड़ोसी के साथ, 48 घंटे में सुपीरियर को बता देना। कितने घंटे में? 48 आवर्स में सुपीरियर्स को बता देना। यानी कि रिपोर्टिंग क्या करना है मेरे को? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के 48 घंटे में, अब जैसे ही मैंने रिपोर्टिंग करी है उसके भी 48 घंटे यानी कि 2 डेज के अंदर उसको फैसला ले लेना है। कौन? जो मेरा इमीडिएट सुपीरियर है। वो नहीं बताएगा तो जो इमीडिएट सुपीरियर का बॉस है, यानी कि नेक्स्ट अथॉरिटी के पास ये अपील जाएगी और उसको 3 दिन में फैसला लेना है। कितने दिन में? 3 दिन में। अगर इस नेक्स्ट अथॉरिटी ने भी नहीं बताया तो मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा या ट्रेड यूनियन के पास जाऊंगा, वो 7 दिन में उसको मेरा ग्रीवियंस सॉल्व करना होगा। कितने दिन में? 7 डेज में। उनसे भी सोल्व नहीं हुआ, मैनेजमेंट से भी सोल्व नहीं हुआ 7 दिन में, तो फिर मैं जा सकता हूं आर्बिट्रेशन में, यानी कि थर्ड पार्टी के पास जा सकता हूं और वो 45 डेज में मेरा ग्रीवियंस सॉल्व करेंगे। ये यहां भी सोल्व नहीं हुआ तो मैं कोर्ट जा सकता हूं।
ठीक है। अब कोर्ट का तो कोई टाइम पीरियड नहीं कि कोर्ट के इतने दिन में वर्डिक्ट आ जाएंगे, क्या आएगा, लेकिन जब अपन रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं तो नेक्स्ट 48, वैसे तो इमीडिएट रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड रहता है, लेकिन 48 आवर्स बोल रखा है। उसके भी उसी 48 आवर्स, कभी तो क्या कहती है कंपनी, ये 48 आवर्स शामिल है, कभी कहती है कि ठीक है आज आप रिपोर्टिंग करने लाए हो 2 दिन का टाइम दीजिए। तो यूजुअली 2 डेज का टाइम, 48 आवर्स के टाइम के अंदर आपके इमीडिएट सुपीरियर को आपका ग्रेवियंस सॉल्व करना चाहिए। वो नहीं कर पाता तो उसकी नेक्स्ट अथॉरिटी के पास वापस से 3 दिन, यानी कि 2 + 3 5 डेज हो गए, है ना। यहां पर ये मत समझना कि पहले के दिन जुड़े हुए हैं, तो कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। जब ये 5 दिन हो गए, 5 डेज हो गए, तो उसके बाद वो 5 डेज के बाद फिर जो नेक्स्ट अथॉरिटी के पास जाएगा उसको फिर से 7 डेज मिलेंगे। तो 5 + 7 कितने दिन हो गए, 12 डेज हो गए। ये 12 डेज में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अच्छा, इसका जो मिनिमम पीरियड है यहाँ पर जब 7 से 10 दिन हो जाता है ना, और यहाँ इनका 7 से 10 दिन हो जाता है ये वाला का अंदर, तो मतलब 12 से 15 दिन के अंदर आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। और आर्बिट्रेशन जब ये नहीं होती तो आर्बिट्रेशन यानी कि हो सकता है थर्ड पार्टी रेफरेंस। आर्बिट्रेटर क्या होती है, थर्ड पार्टी होती है जिसकी बात दोनों मान रहे होते हैं। इनके पास आप जाएंगे तो 45 to 90 डेज का प्रोविजन है, 45 से 90 दिनों के अंदर आपकी बात सॉल्व हो जानी चाहिए। अब याद करा दूं, 48 घंटे, फिर 48 घंटे, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 45 दिन, कहाँ मुश्किल है। अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखो यही मिलेगी अपन को चीजें। फर्स्ट स्टेप टू एंड सबमिट द डिपार्टमेंट आंसर विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे में जिस दिन आपने सबमिट करा, अब मैंने कहा ना इसके आफ्टर 48 घंटे होता है, उसके बाद लिखा विद इन 3 डेज, वो 48 घंटे हो गए, फिर 3 दिन हो गया, फिर 7 दिन ये आ गया, है ना। और उसके बाद नहीं आएगा तो ये वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन की 4th स्टेप आ गई। देखो ये 4 स्टेप पूरी की पूरी आपको याद हो गई। कितना मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। और कोई टॉपिक? हाँ, तो यहाँ पर ये वीडियो अपना कंप्लीट हो गया और अपन को याद भी हो गया होगा। आशा करता हूँ सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। यार कितना हार्ड वर्क कर रहे हो यार, पढ़ाई वढ़ाई क्या बात करी, 10:30 होने आ गई और अभी तक पढ़ रहे हो। जय हिंद, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और इसी के साथ पढ़ते भी रहो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और मेहनत हमारी कम नहीं होनी चाहिए इसी तरह। और सफलता उसी को मिलेगी जो ज़्यादा मेहनत करेगा, यकीन रखना फल मिलेगा इस मेहनत का। जय हिंद।